नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नए डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तानी सेना तालिबान के बीच सीमा पर संघर्ष भी तेज। आगे फायरिंग में 6 की मौत, 17 घायल। झारखंड कांग्रेस में घमासान, जम्बो कार्यकारिणी बनाने के बाद प्रदेश समिति में इस्तीफे का दौर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, लेकिन 10 दिन बाद ही जेल में आ सकेंगे बाहर। मिर्जापुर में किसी ग्रामर चेहरे पर दाव लगा सकती है सपा, 4 नामों में ठोकी दावेदारी। आइए चलते खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी सेना और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तानी सेना ने जानकारी दी कि अफगान बलों द्वारा भारी गोलाबारी की गई है, जिस वजह से पाकिस्तान में सीमा पार 6 नागरिकों की मौत हो गई और 17 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में चमन सीमा पार से जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए उजागर करने और घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए काबुल से भी संपर्क किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार अफगान सरकार ने कथित तौर पर हमलों में तोपखाने और मोर्टार का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि तालिबानी सेना हमारे देश के नागरिकों को निशाना बना रही है, इसलिए इसकी गंभीरता को उजागर करने की आवश्यकता है। वहीं अफगानिस्तान के कंधार पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि सीमा पार से गोलाबारी में एक अफगान सैनिक की मौत हो गई है और 3 नागरिक सहित 10 लोग घायल हो गए हैं। झारखंड कांग्रेस में प्रदेश कमेटी के गठन के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। प्रदेश कमेटी गठन के कुछ घंटों बाद से अब तक प्रदेश सचिव बनाए गए 3 नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के अंदर विवाद इस्तीफे तक की सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस से अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय निशाने पर है। जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने के वाले नेता प्रदेश कमेटी में बेहतर स्थान पाने की चाहत रखते थे और अब तक जबकि ऐसा नहीं हो पाया है, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता सहित पूरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज नेता एक पद की याद दिला रहे हैं। 32 साल तक कांग्रेस का सच्चा सिपाही बनकर संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले सुनील सिंह की आंखें भी नम है और जुमा भी नेताओं के प्रति गुस्सा में भी है। सुनील सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक दल के नेता सहित दूसरे नेताओं की पोल खोल दी है। उनका आरोप है कि प्रदेश में बड़े नेताओं पर नए सिद्धांत क्यों नहीं लागू हो रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि देशमुख को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा है कि उसका यह आदेश 10 दिनों के बाद लागू होगा, यानी वह 10 दिन बाद ही जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इन 10 दिनों के अगर सीबीआई चाहे तो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। न्यायमूर्ति
एसएम कांडी की एकल पीठ ने 8 दिसंबर को देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। अनिल देशमुख 1 साल से अधिक समय की न्यायिक हिरासत के बाद जेल से रिहा होंगे और अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी हैं और एक ही केस से उत्पन्न 2 जांचों में उलझे हुए हैं। एक केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध के लिए और दूसरा प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने समीकरण बैठा रही है। वहीं मिर्जापुर नगर पालिका सीट में भी चुनावी माहौल का रंग जमा हुआ। खास बात यह है कि अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी महिला ने इस सीट पर जीत नहीं हासिल की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बार यहां साइकिल चलाना चाहती है। नगर पालिका सीट महिला होने से कई उम्मीदवारों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। अब ये दावेदार अपने अपने पत्नियों के लिए राजनीतिक दलों के से टिकट की दौड़ में जुड़ गए हैं। पार्टी कार्यालयों में जहां निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर बैठक जारी है, वहीं टिकट कंफर्म कराने के लिए प्रत्याशी लगातार लखनऊ तक दौड़ लगा रहे हैं। इस वर्ष सामान्य महिला सीट होने पर सपा के तरफ से प्रियंका मिश्रा, रिजवाना परवीन, नीलम पांडे, कंचन साहू नाम शामिल है। इनके अलावा समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव अंकित दुबे की पत्नी मनोरमा दुबे, यूथ ब्रिगेड के कोषाध्यक्ष विपिन मिश्रा की पत्नी शिवांगी मिश्रा भी संभावित प्रत्याशी के रूप में चर्चा में है। साथ ही जिला प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी अशोक सिंह मुन्ना की पत्नी सुमन सिंह का भी नाम लिया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 8वां दिन है। आज यात्रा बूंदी जिले से सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है। सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करते ही राहुल गांधी ने खिजौड़ी गांव में टी ब्रेक लिया। राहुल गांधी एक किसान बेड़ी प्रसाद मीणा के घर पर चाय के लिए रुके। इस दौरान किसान ने राहुल गांधी से को कहा कि उनका बिजली का बिल ज्यादा आता है। बिजली के बिल में कोई भी छूट नहीं मिल रही है। बिजली कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए आते नहीं है, मनमर्जी में ये बिल भेजते हैं। किसान यही नहीं रुका, उसने राहुल गांधी के सामने पूरी भड़ास निकालते हुए कहा कि पूरे गांव का यही हाल है। उसे खाद के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। खाद का जो कट्टा 270 रुपए का आता है, वह कालाबाजारी के चलते 600 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं उसके लिए भी लंबी लाइनें में लगना पड़ता है। किसान बेड़ी प्रसाद मीणा ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी उनके घर आएंगे। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्राइवेट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और किसान विकास पत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस साल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में भारी वृद्धि करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ा सकती है। रेपो रेट में आरबीआई साल 2022 में 5 बार में 225 आधार अंक यानी 2.25% की बढ़ोतरी कर चुका है। बीते हफ्ते की केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। सरकार को छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में साल 2022 के अंत में संशोधन करना है। सरकार जनवरी मार्च 23 तिमाही के लिए ब्याज दरों को निर्धारित करेगी। वहीं छोटी बचत योजनाओं का मकसद आम लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। छोटी बचत योजनाओं की 3 श्रेणियां बचत योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना और हर महीने मिलने वाली कमाई की योजना है।
पूर्व मंत्री जयंत मलैया बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूर हो गए हैं। उनकी अहमियत पार्टी को समझ आ गई। मलैया के जन्मदिन के बहाने प्रदेश बीजेपी के दिग्गज दमोह पहुंचे, उनका अमृत महोत्सव मनाया। पार्टी भले ही कहती हो कि 75 के पार को नो टिकट, लेकिन सीएम शिवराज ने भरी सभा में कहा, मलैया की अभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले किए गए कि मलैया से माफी भी मांग ली। पूर्व मंत्री जयंत मलैया का दमोह में 75वां जन्मदिन अमृत महोत्सव के दिवस के रूप में जोर शोर से मनाया गया। उनका जन्मदिन मनाने प्रदेश बीजेपी के लगभग सभी दिग्गज नेता पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और वाई सुमित्रा महाजन सहित तमाम नेता मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है। जयंत मलैया केवल 75 वर्ष के ही हुए हैं, अभी उनके रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुई है। जयंत मलैया की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे माफी मांग ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए निगम अधिकारियों को करोल बाग की बागवती मार्केट में बनी तहबाजारी दुकानों को डी सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तहबाजारी की दुकानों को पंचकुइया रोड बनाया जाए और इसके बाद इन 45 दुकानों को 30 दिन में वहां शिफ्ट कर दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेश के बाद 10 दिसंबर को भगवती मार्केट की 45 दुकानें डी सील कर दी गई हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मधुल के और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिए गए, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। दरअसल भगवती मार्केट को सील करने के बाद उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अजमल खान पार्क के साथ फुटपाथ पर तहबाजारी दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में डाली याचिका में कहा गया कि फुटपाथ में निर्माण कराना हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मुक्त गुप्ता एंड जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की डिवीजन बेंच ने नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 सीटों में से 156 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। इस प्रचंड जीत के साथ भाजपा लगातार 7वीं बार राज्य में सरकार बना रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह आज होने जा रहा है। पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे। उन्हें राज्यपाल आचार्य देवव्रत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित 12 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत बीजेपी के अन्य दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले हैं। हिमाचल चुनाव 2022 में जहां जयराम सरकार के 8 मंत्री चुनाव हार गए, वहीं कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं को भी मुंह की खानी पड़ी है। मंडी के द्रग से 8 बार विधायक रहे कौल सिंह ठाकुर को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है।
कौल सिंह की हारने पर द्रंग की जनता को हालांकि पछतावा जरूर महसूस हो रहा है, क्योंकि उनकी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट इसी और इशारा कर रही है कि कौल सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नए पोस्ट को शेयर कर लिखा कि संसार में पाने से पहले खोने के बाद हर चीज कीमती लगने लगती है। जय सिया राम। कहीं ना कहीं ये पोस्ट इशारा करती है कि द्रंग की जनता ने कांग्रेस सरकार में भाजपा विधायक को जिताकर गलती की है, क्योंकि कौल सिंह जहां सीएम पद की रेस में थे, वहीं यदि वह सीएम ना बनते तो कम से कम उन्हें कैबिनेट मंत्री जरूर बनाया जाता, क्योंकि वह कांग्रेस के सीनियर नेता थे। कौल सिंह की पोस्ट पर लोगों का दर्द भी छलका और एक यूजर ने कहा, कौन कहता है कि सर आप हारे हैं, आप तो हार कर भी जीते हैं। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट किया कि भविष्य याद करेगा कि हीरा खोया है, आप आदर्श थे और रहेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को आज भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत सलील कुमार दत्ता के पुत्र हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति अमिताभ राव के बहनोई हैं। उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम में एक में शपथ ली है। न्यायमूर्ति दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गई है, जबकि सीजेआई सहित 34 की स्वीकृति शक्ति है। जस्टिस दत्ता को बीते रविवार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को शीर्ष कोर्ट में पदोन्नत करने की घोषणा की थी। जस्टिस दत्ता का जन्म 9 फरवरी 1965 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 8 फरवरी 2030 तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष की है। उनके नाम की सिफारिश पिछले साल सितंबर में तत्कालीन न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की थी। पंजाब के तरन जिले में सरहाली कल्ला पुलिस स्टेशन पर हुए रॉकेट प्रॉपेल्ड ग्रेनेड हमले के मामले में बड़ी जानकारी हाथ लगी है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे रिंदा लांडा नेक्सस का हाथ है। हमले को गैंगस्टर सतबीर सिंह सत्ता के इशारे पर अंजाम दिया गया है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में गोईदवाल जेल में बंद एक आरोपी से पूछताछ की है, जिसमें सतबीर सिंह सत्ता से संपर्क में होने की बात कबूल की है। कैदी ने पुष्टि की है कि आरपीजी हमले से पहले और बाद में उसे सतबीर सत्ता का फोन आया था। आरोपी ने पंजाब पुलिस को बताया कि तरन तारण हमले के बाद सत्ता स्पष्ट रूप से खुश दिख रहा था। उसने इस बात की पुष्टि की कि इस हमले को अंजाम देने के लिए हरविंदर सिंह रिंदा से संपर्क किया गया था। खुफिया सूत्रों की बताया है कि सतबीर सत्ता संभवतः स्पेन में है। वहीं पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक तरन तारण धमाका संभवतः रिंदा ने करवाया और स्थानीय तौर पर लखबीर सिंह लाडा और सतबीर सत्ता ने इस अंजाम तक पहुंचाया है। ये तीनों तरन तारण जिले के निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। जम्मू और कश्मीर में आने वाले समय में जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। कश्मीर जन में अमन और चैन स्थापित करने और आतंकियों और दहशतगर्दों से निपटारा के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है। कमिश्नर में लोगों के बचने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। इस तरह की खबरों के बीच आतंकी संगठनों की ओर से लोगों को डराने और धमकाने जैसे वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। ताजा वीडियो कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी संगठन का सामने आया है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी है जो लोग कश्मीर में डोमिसाइल हासिल करेंगे।
वीडियो में एक आतंकी अपना नाम मुफ्ती अल्ताफ हुसैन कासमी बता रहा है। वो वीडियो में कह रहा है कि भारत कश्मीर में हिंदू लोगों को बसना चाहते हैं। वीडियो में उसने उन लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी है जो लोग कश्मीर में जमीन खरीदेंगे, और कश्मीरी लोगों को धमकी दी है कि अगर कोई भी कश्मीरी बाहर के आदमी को जमीन बेचेगा, उसको मार दिया जाएगा। हरियाणा की सरकार अब पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने वाली है। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने यह घोषणा की है। दरअसल हरियाणा में करनाल में भगवान श्री परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की। सीएम ने भगवान परशुराम जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का ऐलान किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हरियाणा में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और कुशलता के आधार पर पुजारी और पुरोहित को न्यूनतम आय मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुजारी और पुरोहित का काम करने वाले लोगों की दशा अच्छी नहीं है और इसलिए अब पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में परशुराम महाकुंभ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ब्राह्मण समाज की विभिन्न संस्थाओं ने फूल मालाओं के साथ फरसा भेंट करके सीएम समेत अन्य लोगों का स्वागत किया है। अभी आप तक देख रहे थे बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।